जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा ये शानदार सा सेशन होगा, ये यूपी बोर्ड 2024 के जो पेपर हुए थे उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराया था। उसके बाद जो रिटेन क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि खंड ब यानी पार्ट बी वर्णनात्मक प्रश्न, यानी जिनको आपका आंसर रिटेन में देना है, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लिखित में लिख कर बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चनों को आंसर को सॉल्व करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से अगर आप सीखते हैं तो उसका बेनिफिट भी होता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उपभाग एक, यानी हमने बताया था कि साइंस में 3 भाग होंगे, जिसमें उपभाग एक जो होगा वो भौतिक विज्ञान का होगा, यानी फिजिक्स का होगा। तो फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है, पहले में भी 2 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया पहला क्वेश्चन कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसे आपको बताना है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के पूरे डिफिनीशन को लिखेंगे, उसकी घटना को समझाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद हम यहाँ पर डिफिनीशन लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो यह डिफिनीशन हो जाएगा कि हमने डिफिनीशन में क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसका देखिए नियम वगैरह तो नहीं पूछा गया है, केवल पूछा गया है कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो आपने प्रकाश की अपवर्तन की घटना का डिफिनीशन यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इसके कोई 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो वो आपका सटीक आंसर माना जाएगा। तो आप जैसे में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पानी में डूबा पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, यानी पानी में अगर पेंसिल आप रखेंगे तो टेढ़ा दिखाई देगा। वो किसकी घटना के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। उसके साथ साथ पानी में अगर सिक्का डालते हैं तो वो अपनी तली से कुछ उभरा हुआ दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण है, ठीक है ना। तो आपने प्रकाश की अपवर्तन की घटना को समझाया है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसको हमने रिटेन में दिखाया कि कैसे आप लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपरमेट्रोपिया एंड इट्स करेक्शन।
यानी दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है उसको हमें संक्षिप्त में समझाना है। ठीक है, तो इसके आंसर हम लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले आप दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है इसको समझाएंगे, और देखिए इसी तरह आप प्रश्न उत्तर संख्या पहले का 2 लिख सकते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में इस दोष के होने पर, इस दोष के होने पर व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, यानी दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ये हैं दोष। अब दोष के बाद इसके कारण को जानेंगे, फिर इसके निवारण को जानेंगे। अब देखिए इसके कारण क्या है, तो कारण में 2 कारण है। पहला कारण नेत्र लेंस के व्यास का घट जाना, यानी नेत्र लेंस का व्यास जो होता है वो घट जाता है। और दूसरा इसका कारण क्या है कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है ना। तो जब क्या होगा कि नेत्र लेंस का व्यास घटेगा तो उस कंडीशन में फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ये इसके कारण हैं। अब इसके निवारण की बात कर लेते हैं कि निवारण क्या हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, दोष जानते हैं कि दोष क्या है, उसके बाद उसके कारणों का पता लगाते हैं, और कारण का जब पता लग जाता है तो फिर उसका निवारण करते हैं, अर्थात उस दोष को दूर करने का उपाय सोचते हैं। तो दोष को कैसे दूर किया जाता है उसे निवारण कहते हैं। अब देखिए निवारण में लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, और इस पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ दृष्टि दोष, तो उम्मीद है कि 2025 में ये क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष पे पूछा जाएगा। और निकट दृष्टि दोष जस्ट इसका अपोजिट है, यानी निकट दृष्टि दोष जब पूछेगा तो उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण यह होगा कि नेत्र लेंस के व्यास क्या होंगे, उसमें बढ़ जाएंगे और फोकस दूरी घट जाएगी। उसके निवारण के लिए क्या आप करेंगे? चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें अभी निकट दृष्टि दोष के बारे में बताए हैं, और बाकी ये आंसर जो है ये दूर दृष्टि दोष का था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है, इसमें पूछा गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले इसकी फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे, फिर इसका उपयोग लिखेंगे। तो चलते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण का सूत्र पूछा है, तो उत्तल दर्पण के सूत्र में फोकस दूरी की बात की गई है। तो सूत्र क्या होगा? 1/स्मॉल f इक्वल टू
1/u प्लस 1/v। देखिए दर्पण चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो, दोनों के लिए यही सूत्र होंगे। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये सूत्र हो गए। उसके बाद पूछा है कि उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण के उपयोग हम बता रहे हैं। पहला क्या है, पहला उपयोग क्या है कि वाहनों के साइड ग्लास के रूप में, वाहनों के साइड ग्लास के रूप में प्रयोग करते हैं। साइड ग्लास का मतलब क्या होता है कि जो वाहन जो होते हैं, जैसे हम बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, उसके साइड में जो ग्लास होते हैं जिससे हम पीछे की आने वाली वस्तुओं को देखते हैं, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि वाहनों के साइड ग्लास के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, करते हैं। यानी साइड ग्लास जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, उसी को कहते हैं साइड ग्लास। दूसरा उपयोग क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बड़े मॉल में करते हैं। ठीक है ना, करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम किस में करते हैं, बड़े बड़े मॉलों में करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके 2 उपयोग हो गए। इसके अलावा और भी उपयोग हैं, लेकिन आपको 2 ही उपयोग लिखने हैं, तो ये 2 उपयोग आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये मात्र 3 लाइन का आंसर है और इसमें आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पेपर होता है, इसलिए आप चीज़ों को अच्छी तरीके से करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। इसका दूसरा क्वेश्चन पहले हम दिखाएंगे। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 2 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फिर हम पढ़ेंगे और मान को लिखेंगे। तो सबसे पहले वो कहा गया है कि 2 सेमी लंबी वस्तु। देखिए वस्तु की लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ इक्वल टू क्या होता है, 2 सेमी, यहाँ लिखा गया है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस की जब भी बात करेगा तो फोकस दूरी उसकी किस में होगी, प्लस में होगी, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु की जो दूरी होती है उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 30 सेंटीमीटर है। चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए यू का मान माइनस होता है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान। तो आपको मालूम है ये फार्मूला भी हमने यहाँ लिखा है, दर्पण हो या लेंस हो दोनों के लिए, लेकिन दर्पण का थोड़ा सा अलग होता है और लेंस का अलग। तो हम यहाँ पर लेंस का यूज करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का फार्मूला होता है। अब देखिए जो मान दिया गया उसको रखेंगे 1/f। स्मॉल एफ का मान क्या है, 20 है। 1/v माइनस 1/u। u का मान क्या है, -30 है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस इधर आएगा माइनस बन जाएगा, यानी 1/20 माइनस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/v इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 होगा। 20 से 60 में डिवाइड करेंगे 3 चांस में, 30 से डिवाइड करेंगे 2 चांस में। 1/v 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का वैल्यू कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। यानी v का जो मान मिलेगा वो 60 सेंटीमीटर मिलेगा। और v का मान प्लस आने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी गई है। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कैसे बड़ा होगा, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है, v/u। v का मान 60 है, u का मान 30 है। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको क्या, 2। तो इसलिए वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
तो ये आपके फाइनल आंसर होंगे 2 नंबर के ये भी क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी हमने तरीका बताया है इसी तरीके का आप यूज करेंगे एग्जाम में तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।